हेलो दोस्तों। बीपीएससी पीवाईक्यू पोस्टमार्टम सीरीज में आपका स्वागत है। कल हमने 71वीं बीपीएससी हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन देखे थे। आज हम 70वीं बीपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके 1861, 1865, 1863 एंड नन ऑफ एबव। आपका आंसर हो जाएगा 1861। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। यह कब स्थापित हुआ था? 1863। इसकी नींव व स्थापना में गुजरी के नवाब सैयद विलायत अली खान और नवाब लुत्फ अली खान का योगदान था। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 9 जनवरी 1863। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1917। 1 अक्टूबर 1917। इसके फर्स्ट वीसी वाइस चांसलर कुलपति कौन थे? जे.जी. जेनिंग्स। पटना विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता किसने दी थी? मुंगेर के राजा देवकी नंदन प्रसाद ने। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय के फर्स्ट वीसी वाइस चांसलर कौन थे? जे.जी. जेनिंग्स। नाथन समिति के बारे में देखते हैं। नाथन समिति 1913 में आई थी। यह बिहार और उड़ीसा के लिए एक अलग विश्वविद्यालय की रूपरेखा इसने तैयार की थी। कौन सी समिति? नाथन समिति। किससे संबंधित थी? बिहार और उड़ीसा के विश्वविद्यालय से संबंधित थी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसने बंगाल में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है हॉल्ट मैकेंजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, नन ऑफ एबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखते हैं एक्सप्लेन। लॉर्ड कॉर्नवालिस टाइम पीरियड कब है? 1786 से 93। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है और कॉर्नवालिस कोड लाया था ये सिविल संहिता 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ होती है? ये कई बार पूछा गया है। गाजीपुर में इसका मकबरा बना है, गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर। 1793 में चिर स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लाता है ये इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों से लिए जाने वाली वार्षिक लगान राशि को स्थायी कर दिया इसने। और दूसरा, जमींदारों को मालिकाना हक या वंशानुगत मालिक बना दिया गया। और मतलब जमीन को अब जमींदार बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे। चिरस्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा बनाने का श्रेय किसको जाता है? जॉन सोर को। यह भी फैक्ट एक याद रखना है आपको। चिरस्थायी बंदोबस्त की रूपरेखा बनाने का श्रेय किसको जाता है? जॉन सोर को। यह कितने भूभाग पे थी? कितने परसेंट भूभाग पर? 19% भूभाग पर थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का वाराणसी का क्षेत्र था। सूर्यास्त नियम देख लेते हैं। सूर्यास्त नियम क्या था? सनसेट लॉ। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख को सूर्य डूबने से पहले लगान जमा नहीं कर पाता था तो कंपनी उसकी जमीन नीलाम कर देती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर थी। मद्रास, बंबई प्रेसिडेंसी और असम के क्षेत्रों पर लागू थी। रैयतवाड़ी के मुनरो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता मुनरो। महालवाड़ी किसने स्थापित की? मैकेंजी ने। कितने परसेंट भूभाग पर? 30%। कौन सा क्षेत्र? पंजाब, मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ये आपको याद रखने हैं फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? ऑप्शन है आपके भगत सिंह, जतिन दास, बटुकेश्वर दत्त, नन ऑफ एबव। उपरोक्त में से एक से अधिक, सॉरी मैं आपसे नन ऑफ एबव बोल रहा था, यहां पे उपरोक्त में से एक से अधिक है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 में बम फेंकते हैं। किस कारण? पब्लिक सेफ्टी बिल प्लस ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह ने। कब की? 1926 में। सैंडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र केस कब आया? 1928 में। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ? 1928 में। भगत सिंह की बुक कौन सी है? व्हाई आई एम एन एथिस्ट। व्हाई आई एम एन एथिस्ट। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भगत सिंह कीर्ति प्रताप, वीर अर्जुन जैसे न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं में बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे उपनामों से लेख लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835, 1 फरवरी 1835, 12 फरवरी 1836, 12 फरवरी 1835। ये 3
1835 में। कितने क्लोज स्टेटमेंट दिए हुए, आपको डेट भी याद रखनी पड़ेगी। 12 फरवरी है कि 2 फरवरी है? इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। मैकाले मिनट उद्देश्य क्या था? ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और रक्त में तो भारतीय हों, लेकिन प्रवृत्तियों, विचारों, नैतिकता व बुद्धि से अंग्रेज हों। कौन लाया था मैकाले मिनट? लॉर्ड मैकाले। इनको पहला विधि अध्यक्ष भी बनाया गया था आयोग का, लॉर्ड मैकाले को। ये लाते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी भी। क्या है ये थ्योरी? कि उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग तक जाएगी, कि हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे, उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, और यही शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग तक जाएगी। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी कौन थे? जिनके जो शिक्षा को पारंपरिक लैंग्वेज जैसे संस्कृत, उर्दू, अरबी में देना चाहते थे, शिक्षा को पारंपरिक लैंग्वेज में देना चाहते थे। उनमें कौन कौन से नेता थे? एच.डी. प्रिंसेप, एच.एच. विल्सन, विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, डक्कन, लॉर्ड मिंटो। पाश्चात्यवादी जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चाहते थे, वे पाश्चात्यवादी कहलाए। इनमें कौन थे? मैकाले थे, ट्रेवेलियन थे, एल्फिंस्टन थे, जेम्स मिल थे, राजा राम मोहन राय थे। ये नाम जरूर याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षावादी थे, पाश्चात्य शिक्षावादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 में, 1854 में, 1858-59 में, 1857 या 58? इसका आंसर हो जाएगा 1855-56 में। देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन दे दिए हैं, इनको आप देखिएगा। वीडियो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो अपने पेन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे वेलुथम्पी रिवोल्ट कब होता है? 1809 1808 और 9 में केरला में। खासी विद्रोह कैसे होता है? 1829-33 में तीरथ सिंह और मुकुंद सिंह के नेतृत्व में। ऐसे ही रंपा विद्रोह, अहोम विद्रोह, गडकरी विद्रोह, ताना भगत और चेचू आंदोलन। चेचू आंदोलन 1920 में वेंकटप्पा के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसवी सन 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बेसिकली ये पूछ रहा है कि आईएनसी के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, हाकिम अजमल खान या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। और देख लेते हैं एक्सप्लेन इसका। फर्स्ट आईएनसी के जो अधिवेशन हुए हैं उनको बकमई नाम से शॉर्टकट कर दिया है मैंने। बकमई, बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ये आपको याद रखना है। इसका सीक्वेंस कभी भी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए दे देगा, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। बकमई। बम्बई में अध्यक्षता कौन करते हैं? डब्ल्यू सी बनर्जी। कलकत्ता में नौरोजी, मद्रास में तैयब जी और इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूले हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं। 1905 में वाराणसी में अधिवेशन होता है। 1905 में जीके गोखले अध्यक्ष रहते हैं उसके। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं उसके। इलाहाबाद अधिवेशन कब होता है? 1910 में वेडन बर्न होते हैं उसके अध्यक्ष। कलकत्ता 1911 अधिवेशन के अध्यक्ष बिशन नारायण दास। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। ये आपको याद रखना है, अंबिका चरण मजूमदार 1916 में ही होम रूल लीग आती है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर यहाँ पे एक मिसिंग है, 1917 में एनी बेसेंट आईएनसी की अध्यक्ष बनती हैं और यह पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष होती हैं। पहली महिला आईएनसी अध्यक्ष। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए पहली भारतीय महिला कौन है तो वह सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। पहली महिला पूछा जाए तो कौन है? एनी बेसेंट, और भारतीय पहली महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। ये याद रखना है आपको। 1924 में बेलगाम में
कर्नाटक में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1925 को आपको कमेंट में लिख के बताना है कौन थी अध्यक्ष। 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित नेहरू। पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित नेहरू। 1931 मार्च कराची अधिवेशन, कौन कर रहे हैं अध्यक्षता? पटेल। ये आपको याद रखना है। 1933 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता ने की है। जितने भी अधिवेशन आईएनसी के हुए हैं उनमें केवल तीन महिलाओं ने अध्यक्षता की है। 3 महिलाओं ने अध्यक्षता की है। पहली एनी बेसेंट, दूसरी सरोजिनी नायडू और तीसरी नलिनी सेन गुप्ता। 1937 अधिवेशन किसने अध्यक्षता की? आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। 1938 और 39। 1938 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस। कहाँ? हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं किससे? गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया से। कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फाइनली अध्यक्ष कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर पेरियार, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फुले से सत्यशोधक समाज 1873। गुलामगिरी क्यों लिखी गई थी? किसके लिए लिखी गई थी? यूएस में अमेरिका के दासों के लिए। अमेरिका के दासों से संबंधित ये बुक है गुलामगिरी। किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले 1848 में भारत में फर्स्ट बालिका स्कूल कहाँ स्थापित करते हैं? पुणे में। 1855 में रात्रि पाठशाला, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाइट क्लासरूम चल रहे हैं, वैसे ही रात्रि पाठशाला किसके लिए? कामकाजी वर्ग के लिए नाइट स्कूल स्थापित करते हैं। कब? 1855 में। ज्योतिबा फुले। इनकी रचना देख लेते हैं। ब्राह्मणों का कसब, तृतीय रत्न नामक एक नाटक भी लिखते हैं। सत्यशोधक समाज 24 सितंबर 1873। अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, कब? 1924 में। महाड़ सत्याग्रह 1927 में। इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में करते हैं। कौन करता है? अंबेडकर से संबंधित बहिष्कृत हितकारिणी सभा, महाड़ सत्याग्रह और इंडियन लेबर पार्टी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना कौन करता है? अंबेडकर। भारतीय बौद्ध महासभा 1955 आजादी के बाद कौन करता है स्थापना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी पत्रिकाएं हैं मूक नायक और जनता। जनता कई बार पूछी गई, मूक नायक भी कई बार पूछी गई। एक बार देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार रिपीट कर लेंगे, 2 बार या 3 बार रिपीट कर लेंगे इसको, तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला वार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? बहुत गलत ट्रांसलेशन है इसका। देखते हैं। ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से कोई नहीं। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर। इनकी बुक भी है फर्स्ट वार इंडिपेंडेंट। याद रखना है आपको। देखते हैं एक्सप्लेन। बुक्स 1857 के देख लेते हैं। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने। 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.एन. सेन ने। रिवेलियन 1857 पुस्तक किसने लिखी है? पीसी जोशी ने। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी है? अशोक मेहता ने। ये कई बार पूछी गई, इसको रट लीजिएगा आप लोग। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसकी है? अशोक मेहता ने। असबाब ए बगावत हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। असबाब ए बगावत हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने। यह किताब भारतीय भाषा में विद्रोह की फर्स्ट पुस्तक मानी जाती है 1857 की। सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। क्या है बुक का नाम? असबाब ए बगावत हिंद। द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट 1857 किसकी बुक है? आर.सी. मजूमदार जी की बुक है ये। 1857 की क्रांति या विद्रोह के बारे में
कुछ स्टेटमेंट है कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। 1857 का विद्रोह न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। यह आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन देते हैं? डिसरायली। डिसरायली, इसको याद रखना है आपको। रिवोल्ट कब स्टार्ट होता है? किस डेट को? 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। यह आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आपको मैंने ऊपर ही बताया है, अभी जस्ट बताया है। मौलाना आजाद थे, हजरत मोहानी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहां आपको अभी जस्ट मैंने बताया है आपको, ये बख मई, तैयब जी मद्रास। पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद। याद रखना है आपको, ये 85, 86, 87 और इलाहाबाद 88। 1800, 1800, 1800 और 1800, ये देख लेना है आपको। ये सीक्वेंस कभी भी पूछ लेगा, बीपीएससी कभी भी ये सीक्वेंस पूछ लेगा। याद रखना है आपको इस शॉर्ट टिक से। बकमई 2-3 बार बोलेंगे, खुद याद हो जाएगी। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? नहीं, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कौन नहीं है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, विष्णुगुप्त, सांची, सुसीम। इसमें आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा है, सुसीम। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, इसमें आपको पता होगा सुदर्शन झील का जिक्र है। चंद्रगुप्त का गवर्नर निर्माण कराता है इसका, तो जिक्र हो गया। विष्णुगुप्त कौटिल्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त। अब देख लेते हैं एक्सप्लेन। सुसीम कौन है? अशोक का सौतेला भाई। चंद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं कि सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया था। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। मेगास्थनीज किसके समय भारत आता है? चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत आता है। मेगास्थनीज की फेमस पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। चंद्रगुप्त भद्रबाहु से शिक्षा लेकर, जैन धर्म की शिक्षा लेकर कर्नाटक चले जाते हैं। फिर 297 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। संलेखना पद्धति क्या होती है? कि उपवास द्वारा प्राण त्यागना। और ये अपने शरीर का त्याग कहाँ करते हैं? श्रावण बेलगोला में। श्रावण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। ये आपको इतने फैक्ट चंद्रगुप्त के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा नहीं है? इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, लाइन करना है वहां एग्जाम हॉल में। कौन जुड़ा नहीं है? शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, प्रेम सहगल, एस.ए. डांगे। ये 71वीं बीपीएससी में भी ये थीम रिपीट हुई थी। तो आपको थीम पकड़ना है, थीम के अनुसार आपका नोट्स बना होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा एस.ए. डांगे। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। लाल किला मुकदमा आईएनए के अधिकारियों पर चलता है। कब चलता है? नवंबर 1945 से मई 1946। आईएनए के कौन कौन से अधिकारी होते हैं? शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। यह ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और हत्या का आरोप के लिए यह मुकदमा इन पर लगाया जाता है। इनके मुख्य वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। आईएनए अधिकारियों की गिरफ्तारी में उनके वकील कौन थे? भूलाभाई देसाई। अन्य कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एन. काटजू और टेकचंद। इनको इस मुकदमे में उम्र कैद की सजा मिलती है। फिर देश में जन असंतोष होता है। तब वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए तीनों की सजा को पूर्णतः माफ किया था। यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी कि किसी को उम्र कैद दे दिया जाए, फिर जन असंतोष के कारण उसको बरी कर दिया जाए, पूर्णतः बरी कर दिया जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इसके ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से एक से अधिक। अभी जस्ट मैंने बात किया था त्रिपुरी संकट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने इस पे डिटेल एक्सप्लेन कर दिया था, वो देखिएगा जाके एक बार। त्रिपुरी संकट में
कब होता है? 1939 पट्टाभी सीतारामैया वर्सेस बोस। ये किसके कैंडिडेट थे? गांधी के। ये किसके कैंडिडेट थे? गांधी के। इनके बीच बोस जीत जाते हैं, इनके बीच विवाद पैदा हो जाता है। तब अध्यक्ष पद के लिए किसका नामांकन होता है? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कब? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में। ऑप्शन है आपके खाद्य एवं कृषि, प्रतिरक्षा, गृह और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार कर दिया है अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्रता के पश्चात किस विभाग के कौन कौन से नेता थे। देख लेते हैं जल्दी से। नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल। पटेल किसके मंत्री थे? गृह मंत्री थे, सूचना मंत्री थे और प्रसारण मंत्री थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। यह विभाग जॉन मथाई को दिया गया था। रक्षा विभाग किसको दिया गया था? बलदेव सिंह। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रक्षा विभाग किसको दिया गया था? बलदेव सिंह। राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग मिला था? शिक्षा का। राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग मिला था? शिक्षा का। कार्य, खान तथा बंदरगाह विभाग, ये किसको मिला है? CH भाभा को। खाद्य एवं कृषि विभाग, इस वाले पेपर में खाद्य एवं कृषि विभाग पूछा है, राजेंद्र बाबू। अगले पेपर में क्या पता आपसे रेलवे परिवहन पूछ ले, क्या पता आपसे वित्त पूछ ले, क्या पता आपसे स्वास्थ्य पूछ ले। तो इनको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी आसानी से। अंतरिम मंत्रिमंडल में 5 लीग के भी सदस्य थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 लीग के सदस्य कौन कौन से? लियाकत अली थे, चुंद्रीकर थे, अब्दुल रब निस्तार थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे और गजनफर अली थे। इनको कौन कौन से विभाग मिले थे? लियाकत अली को वित्त विभाग, चुंद्रीकर को वाणिज्य विभाग, रब निस्तार को संचार विभाग और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग और गजनफर अली को स्वास्थ्य विभाग मिला था। अब स्वतंत्रता के पश्चात जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तब लीग के सदस्य तो हट जाते हैं। तो ये चीज यहां से ये नेता इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वित्त मंत्री कौन बने थे? षडमुख शेट्टी। वाणिज्य मंत्री CH भाभा। वाणिज्य विभाग किसको मिला था? CH भाभा। यहाँ पे वाणिज्य विभाग किसको मिला है? यहाँ पे वाणिज्य विभाग मिला है चुंद्रीगर को। संचार विभाग किसको मिला है? रफी अहमद किदवई को। विधि यहाँ पे BR अंबेडकर। अंतरिम में किसको मिला है? जोगिंद्रनाथ मंडल। स्वास्थ्य ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों में एक ही महिला हैं, राजकुमारी अमृता कौर। यहाँ पे ये चीज देख लीजिएगा। स्वतंत्रता पश्चात नेहरू का विभाग नहीं बदला, नेहरू जी का विभाग नहीं बदला, पटेल जी का विभाग नहीं बदला, बलदेव जी का विभाग नहीं बदला और राजेंद्र बाबू का विभाग नहीं बदला। और जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? ऐसा कौन सा वायसराय था जो भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण करता है? रिपन, मेयो, कर्जन या इनमें से एक से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण के जनक मेयो, इनका समयकाल 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो के समय आपकी पहली जनसंख्या होती है। पहली जनसंख्या किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। 10 वर्ष के अंतराल में लॉर्ड रिपन 1881। ये देखना है आप। इसी तरह आपको दोहराना है, अपने मेमोराइज करना है अपने माइंड में। मेयो के समय कुक आंदोलन होता है। कब होता है? 1872 में। कहाँ होता है? पंजाब में। कई बार मिलान के लिए पूछा गया है कुक आंदोलन। मेयो की एक अफगान द्वारा अंडमान में हत्या कर दी जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंडमान में किस गवर्नर जनरल की, किस वायसराय की हत्या हो जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आपको कमेंट करके बताना है ओवन मेरिडिथ के नाम से कौन सा गवर्नर जनरल प्रसिद्ध था? ओवन मेरिडिथ। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड रिपन ने। इनका टाइम पीरियड 1880 से 1884। थर्ड एंग्लो बर्मा वार कब हुआ है? 1885-86। किस वायसराय के समय? डफरिन। आपको कमेंट करके बताना है गणपति त्योहार। हाँ, इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल दी थी। पिछले वीडियो में
डिटेल दी थी। चलिए मैं बता देता हूँ। गणपति त्यौहार तिलक जी ने शुरू किया था। कब शुरू किया था ये आपको कमेंट करके बताना है, और कौन वायसराय था उस समय ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिल्लेलाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शंस है आपके बलबन, इल्तुतमिश, अकबर या अलाउद्दीन खिलजी। जिल्लेलाह शब्द, इसका आंसर हो जाएगा बलबन, जो राजत्व सिद्धांत भी देता है, राजत्व सिद्धांत भी देता है, रक्त लौ की नीति भी चलाता है, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति करता है। आप पिछले वीडियो में ये भी बताए थे कि ख्वाजा नामक अधिकारी को कौन सा विभाग मिलता है, कौन सा विभाग मिलता है, ये आपको कमेंट करना है। देख लेते हैं। बलबन अफरासियाब वंश का था। ये पूछ लेगा आपसे बीपीएससी कि बलबन किस वंश से संबंधित था, उसका आंसर हो जाएगा अफरासियाब वंश से। रक्त लौ की नीति, दीवाने अर्ज की स्थापना करता है। दीवाने अर्ज क्या होता है? सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया है? बलबन ने। बरीद ए मुमालिक एक विभाग और बनाता है, बरीद ए मुमालिक। किसके लिए था ये? गुप्तचरों के लिए। बरीद ए मुमालिक, बरीद नाम आ जाए शब्द तो इसका मतलब होता है गुप्तचर। ख्वाजा नामक अधिकारी, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा विभाग कौन सा विभाग दिया था। चालीसा दल का दमन करता है बलबन, चालीसा दल का दमन करता है। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, यह कौन सा शासक कहता है अपने लिए? बलबन। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है बलबन। चालीसा दल का दमन कौन करता है? बलबन। इल्तुतमिश के समय चालीसा दल गठित हुआ था और यह चालीसा दल का एक मेंबर था बलबन। देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? मिनहाजुस सिराज, इसामी, याह्या सरहिंदी या शम्स सिराज अफीफ। इसका आंसर हो जाएगा शम्स सिराज अफीफ। आपको कुछ बुक्स और देखते हैं। कुछ बुक्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं, जैसे तबकात नासरी किसकी है? मिनहाजुस सिराज की। किताब उल यामनी किसकी है? उत्बी की। किताब उल यामनी उत्बी 4-5 बार दोहराइए, अपने मन में मेमोराइज कीजिए चीज़ों को, तो वो चीज़ ऑप्शन से कम बन जाएगी। फुतुहात ए फिरोज शाही किसकी है? एफएसटी मीन्स फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात ए फिरोज शाही इनकी जीवनी है। खजाइन फुतूह, आसिका, किरान उस सादेन और तुगलकनामा, ये चारों बुक किसने लिखी हैं? अमीर खुसरो ने, जिसको प्यार से तूतिए हिंद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजीव रंजन सिन्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक। बहुत लोग इसको राय बहादुर सतीश चंद्र मार के आएंगे, जबकि इसका आंसर होगा राजीव रंजन सिन्हा। देखते हैं एक्सप्लेन। राजीव रंजन सिन्हा 22 जुलाई 1937 को निर्विरोध रूप से इलेक्टेड होते हैं। मेन कीवर्ड है इलेक्टेड। और राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा राज्यपाल के विशेष आदेश नॉमिनेशन द्वारा बिहार के विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष सभापति बनते हैं। यहाँ अगर निर्वाचित हटा दिया जाए तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा क्या? राय बहादुर सतीश चंद्र, और यहाँ पे निर्वाचित सभापति लगा है तो आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। और देख लेते हैं, हाँ, एक्ट 1935 के बारे में थोड़ा बहुत। 321 धाराएं थी इसमें, 10 अनुसूचियां थी। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, एंड पार्ट कितने पार्ट हैं संविधान में, ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर 1935 के ही अधिनियम में केंद्रीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। सेपरेशन ऑफ पावर को 3 सूचियों में और 1 अवशिष्ट सूची, मतलब टोटल 4 सूची। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां किसके हाथों में थी? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? यही हूबहू क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था
कि अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? कब प्रकाशित हुई थी? तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि मुझे यूपीपीसीएस के भी पूर्व प्रश्न पत्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। देखते हैं, ऑप्शंस हैं आपके आरसी दत्त, फिरोज शाह मेहता, एस.एन. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इजी क्वेश्चन। पिछले वीडियो जो कोई पिछला वाला वीडियो मेरा देखा है वो आराम से आंसर दे लेगा। दादा भाई नौरोजी 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखते हैं एक्सप्लेन। आरसी दत्ता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आरसी दत्ता की बुक कौन सी है? फेमस बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1899 में ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। आईएनसी के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। पहले व्यक्ति हैं जो उड़ीसा के कमिश्नर बनते हैं। कौन बनता है? आरसी दत्ता, रमेश चंद्र दत्त। फिरोज शाह मेहता के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें बंबई के शेर की संज्ञा दी जाती है। बंबई के शेर की संज्ञा दी जाती है किसको? फिरोज शाह मेहता को। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं ये। और तब बंबई क्रॉनिकल ये दैनिक न्यूज़पेपर था 1913 में प्रकाशित कौन करते हैं? फिरोज शाह मेहता। बंबई प्रेसिडेंसी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहते हैं। कब बनती है? 1885 में। इसमें अन्य सदस्य कौन थे? तैयब जी, केटी तेलंग। बंबई प्रेसिडेंसी 1885, संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और केटी तेलंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? हार्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? कलंदर, कुबरिया, फिरदौसिया या कादरिया? इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसिया। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। फिरदौसिया बेसिकली मध्य एशिया का सूफी सिलसिला था जो भारत आता है, और दिल्ली में बदरुद्दीन समरकंदी इसके संस्थापक होते हैं, भारत में दिल्ली में। और बिहार में शेख सरफुद्दीन याह्या मनीरी ने बिहार में स्थापना की है। कुछ शब्दावली देख लेते हैं सूफी सिलसिले से। पीर मीन्स क्या होता है? गुरु। मुरीद शिष्य। बासरा मतलब इस्लामी कानून जो शरीयत था उनको पालन करने वाले, बासरा। बेसरा शरीयत का पालन नहीं करने वाले, शरीयत से पूर्णतः मुक्त, बेसरा। मलफूजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत या उपदेशों का संकलन है। कई एग्जाम में ये पूछा गया है वर्ड। मिलान के लिए दे देता है या मिलान ऐसे दिएगा और उसमें पूछेगा कि कौन सा नहीं सुमेलित है। तो आपको याद रखना है मलफूजात सूफी संतों की बातचीत या उपदेशों का संकलन। मकतूबात क्या है? सूफी संतों के पत्रों का संकलन। इनमें दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ठीक से कई बार 4 से 5 बार लिख लेंगे अपने हाथों से तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मलफूजात क्या है? सूफी संतों की बातचीत या उपदेशों का संकलन। और मकतूबात है सूफी संतों के पत्रों का संकलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन है? इजिप्शियन है, मेसोपोटामिया, चाइनीज है या सिंधु घाटी सभ्यता? आपका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं थोड़ा सा। मेसोपोटामिया 3500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है, 3500 ईसा पूर्व से। इजिप्शियन 3100 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है। चाइनीज या मैंडरिन 1600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होती है। और सिंधु घाटी सभ्यता सबको पता है कि गार्डन चाइल्ड का टाइम पीरियड है ये दिया हुआ 2500 से 1750 ईसा पूर्व, यही माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। ये अच्छा क्वेश्चन है, भाषा अच्छी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। इसका आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। कौन कौन से प्रांत थे? बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। ये आपको रट लेना है। बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। आपको इसकी ट्रिक भी बताते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? संभलपुर, सतारा, जयपुर, नागपुर।
इसकी ट्रिक बताते हैं आपको। सबसे पहले इसकी ट्रिक है सजस व उझन। 4 बार लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये सजस व उझन। स से सतारा, जैतपुर, जैतपुर, संभलपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। अब आराम से ये ऑप्शन देख के दे लेंगे आंसर। संबलपुर है, नागपुर है, सतारा पहला ही है, जयपुर नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपको ये डेट दे देगा, इससे मिलान करिए। 4 बार लिख के याद कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची फर्स्ट को उनके नेताओं की सूची सेकंड से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। सबसे सरल इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मिलाते हैं। ए का 4, एक ही मिलाने से आंसर निकल आया आपका। ए का 4। मद्रास महाजन सभा, बी राघवाचारी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, जस्टिस रानाडे, जस्टिस रानाडे। आइए कुछ सोसाइटी एसोसिएशन की लिस्ट बना के मैंने आपको दे दी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, या अपने हाथों से नोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक क्रोनोलॉजी में नोट करिएगा, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए बोलता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो इसको 4-4 करके क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए लिख लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? मौर्य कला के, राष्ट्रकूट कला के, गुप्त कला के, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त कला, गुप्त कला। देखते हैं गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। भूमरा नागौद शिव मंदिर है। तिगवा जबलपुर, तिगवा कहाँ है? जबलपुर में विष्णु मंदिर। देवगढ़ झांसी दशावतार मंदिर। सिरपुर मध्य प्रदेश लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित। और उदयगिरी विष्णु मंदिर। भीतरगांव कहाँ है? कानपुर ईंटों का मंदिर। ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन से ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर हैं, ईंट के बने मंदिर हैं। तो सिरपुर याद रखना है आपको, कहाँ है? एमपी, लक्ष्मण मंदिर। और भीतरगांव कानपुर, ये याद रखना है आपको। गुप्त काल की प्रशासनिक इकाई देख लेते हैं। भुक्ति, सबसे पहले भुक्ति आएगा, फिर इसके बाद विषय जिला, फिर इसके बाद पेट तहसील, फिर इसके बाद ग्राम, सबसे छोटी इकाई ग्राम। 2-3 बार लिखेंगे याद हो जाएगा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी लिपि लिखी गई है? कौन सी लिपि लिखी गई है? पाली, संस्कृत, सामरी या ब्राह्मी? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। इसकी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, नेतूर, गुर्जरा, उदयगोलम, इनमें इन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है। मास्की, नेतूर, गुर्जरा, उदयगोलम, क्या मिलता है? अशोक का नाम इन अभिलेखों में। मास्की अभिलेख में अशोक स्वयं को क्या कहता है? शुद्ध शाक्य, कि मैं शुद्ध शाक्य हूं। कंगनहल्ली अभिलेख में क्या मिलता है? ये यूपीएससी में पूछा गया था। कंगनहल्ली अभिलेख में क्या मिलता है अशोक का नाम? रान्या अशोक, रान्या अशोक। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहां से ली है? राहुलोवाद सूत्र से, राहुलोवाद सूत्र से। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा लेख कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि में है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि नहीं है, खरोष्ठी लिपि है। सरेकुना अभिलेख अफगानिस्तान में है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह द्विभाषी है और द्विलिपि है। इसमें द्विभाषा भी है और 2 लिपि भी है। कौन से अभिलेख? सर-ए-कुना, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था, नहीं था। विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी, नागपुर।
इजी क्वेश्चन। इन तीनों के पिछले वीडियो में मैंने निर्माता, संस्थापक दोनों बताए हुए हैं, देखिएगा जाके, नागपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताओं की सूची फर्स्ट और उनके क्षेत्र की सूची के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड में चयनित करें। ठीक है, देखते हैं। पहले कठिन मिला लेते हैं। खान बहादुर बरेली, खान बहादुर बरेली। कुंवर सिंह सबको पता है, जगदीशपुर, कुंवर सिंह जगदीशपुर। हजरत महल, हजरत महल लखनऊ, हजरत महल लखनऊ। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। कुछ और देख लेते हैं। कानपुर में कौन नेतृत्व कर रहा है 1857 की क्रांति का? नाना साहेब। इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली। असम में मनीराम दत्त, ये याद कर लीजिएगा, असम, असम में मनीराम दत्त। कानपुर में विद्रोह को कौन दबाता है? कौन अंग्रेज? निकलसन और हडसन, निकलसन और हडसन। इलाहाबाद में कौन दबाता है? कर्नल नील। आपको कमेंट करके बताना है, झांसी में किस अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह को दबाया था? के विद्रोह को दबाया था, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। कालीबंगा, रोपड़, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। डॉकयार्ड था ये, हड़प्पा सभ्यता का डॉक यार्ड था। डॉकयार्ड भी पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह नगर था ये। ठीक है, देखते हैं कुछ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थल और नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल देखते हैं और उनसे संबंधित नदियां देखते हैं। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी। रोपड़ सतलज, मांडा चेनाब, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगों के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन, हिंडन के किनारे, चहुंदड़ो सिंधु के किनारे। हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर कौन से हैं? 4 विशालतम नगर, क्रोनोलॉजिकल पूछ लेगा। ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद हड़प्पा है, फिर गनेड़ीवाल है, और ये तीनों पाकिस्तान में है, याद रखना है आपको। भारत का पूछे सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन है? धौलावीरा। ये क्रक्स है इस क्वेश्चन का। दूसरा फैक्ट, भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती, बस्ती कुंतासी। आंसर हो जाएगा कुंतासी। मन के बनाने वाले कारखाने बहुत बार पढ़ा होगा आपने, लोथल और चहुंदड़ो, लोथल और चहुंदड़ो। चहुंदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी, भोगवा नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। आलमगीरपुर हिंडन। गुड, ऐसे ही मेमोराइज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि लेखकों की सूची फर्स्ट को 1857 की पुस्तकों की सूची सेकंड से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन करें। ठीक है, एसन सेन को मिलाइए आप, सबसे इजीएस्ट 1857, अभी जस्ट ऊपर बता के आया हूं मैं। 1857 बुक का नाम है कि कौन लिखा है? एसन सेन। B4 निकल आया आंसर आपका। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मैंने क्वेश्चन के नीचे जस्ट बताया था कि फर्स्ट वार इंडिपेंडेंस किसकी बुक है? VD सावरकर की। एसन सेन को कहाँ मिलाया था? 1857 से। एरिक स्टोक किसान और राज, किसान और राज। SB चौधरी नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह, नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समाज सुधारकों की सूची को उनके समाजों की सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, विधवा विवाह समाज। सबसे पहले विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। और क्या बचा? हो गया विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, देखते हैं इसका। इसमें कुछ मिशन, कुछ मठ, कॉलेज, ये संस्थाएं दे दी हैं मैंने, इसको देखिएगा, 4-5 बार लिखिएगा, अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे रामकृष्ण मिशन कलकत्ता किसने स्थापित किया? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन भी स्थापित किया है, कब? 1897 में। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889, कौन स्थापित कर रहा है? लाला हंसराज, लाला जी। ऐसे ही विधवा आश्रम और भारतीय महिला विश्वविद्यालय कौन स्थापित कर रहा है? DK करबे। और डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी कौन स्थापित कर रहा है? 1906 में VR सिंधे।
देखिएगा एक बार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट के बीच कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 गांधी जी द्वारा, अस्पृश्यता निवारण संघ। दूसरा, दलित वर्ग, अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर द्वारा। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी 1906 में वी.आर. सिंधे द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा ब्रह्म समाज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ब्रह्म समाज 1828, ये गलत लिख दिया है मैंने, 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेद निरर्थक हैं, एकेश्वरवाद के ऊपर हैं ये। भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज कब टूटता है? 1866 में। ब्रह्म समाज का विभाजन सर्वप्रथम कब होता है? 1866, 1866 में। किसमें होता है? भारतीय ब्रह्म समाज में और आदि ब्रह्म समाज में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। लीड कौन कर रहे हैं इसको? केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज को कौन लीड कर रहे हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर एक बार इनका विभाजन होता है, क्यों होता है? केशव चंद्र सेन के कारण। ये अपनी पुत्री का विवाह बाल विवाह कर देते हैं। 13 साल की पुत्री का विवाह विवाद क्या होता है कि केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कर देते हैं, बाल विवाह, जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के विपरीत था, तब टूटता है कब? 1878 में। साधारण ब्रह्म समाज के रूप में निकल कर आता है, जिसके फर्स्ट अध्यक्ष होते हैं आनंद मोहन बोस। अन्य सदस्य होते हैं पंडित शिवनाथ शास्त्री और उमेश चंद्र दत्ता। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते दोस्तों।